हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर इकोनॉमिक्स की। ठीक है, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में आपका क्या है, इसमें कुछ लॉज हैं जो एग्जाम में आते हैं, कुछ राइट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं कंज्यूमर्स के। तो इसी को हम बात करेंगे। ठीक है, तो कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में सबसे पहला है कंज्यूमर होता कौन है। तो कंज्यूमर वो है जो खुद के लिए कोई चीज़ खरीदता है, मतलब स्वयं के लिए, वो मुझे कोई चीज़ यूज़ करनी है, उसके लिए मैं मार्केट जाके जब कोई भी वस्तु परचेज़ करती हूँ, कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मैं परचेज़ करके लेके आती हूँ, तो वो क्या कहला तब मैं क्या कहलाऊँगी, कंज्यूमर कहलाऊँगी। अगर मैं उसी आइटम को आगे जा कर के फिर से बेचने के पर्पज़ से खरीद रही हूँ तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। ठीक है, कंज्यूमर कौन है, जो कोई भी आइटम अगर वो परचेज करता है तो उसे कंज्यूम करने के लिए परचेज करता है। अगर मैं सोप कंज्यूम मार्केट से लेके आ रही हूँ तो मैं इसलिए लेके आ रही हूँ ताकि मैं सोप को यूज़ करूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं सोप को आगे और सेलिंग के उद्देश्य से लेके आ रही हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं ला करके इसे और प्रॉफिट कमा के आगे बेचूंगी, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। ठीक है, फिर तो मैं क्या हो गई, मैं खुद ही एक बिजनेसमैन हो गई। तो कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर वो है जो खुद के लिए जो है ऑब्जेक्ट गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है। किसी भी तरह के गुड्स और सर्विसेज को आप खरीद रहे हो। गुड्स में क्या आएगा, गुड्स में आएगा कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मार्केट जाके आप फ्रिज, टीवी, सोप, खाने का सामान या ग्रॉसरी वगैरह कुछ भी लेके आ रहे हो तो वो गुड्स में आएगा। सर्विसेज में क्या आ गया, मान लो आप हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ डॉक्टर आपको जो सर्विसेज देता है। ठीक है, डॉक्टर सर्विसेज देता है। होटल्स में आपको जो वेटर सर्विसेज देता है, मैनेजर सर्विसेज देते हैं, तो वो सब किस में आएंगी, सर्विसेज में आएंगी। तो वो सर्विसेज यूज़ करना भी क्या कहलाएगा, कंज्यूमर ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा कंज्यूमर है। खुद के लिए अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज को आप लेते हो, खरीदते हो, तो वो क्या है, वो आप कंज्यूमर कहलाओगे। ठीक है, अब कंज्यूमर के कुछ राइट्स हैं। ठीक है, कंज्यूमर के राइट्स क्या है, पहला है राइट टू सेफ्टी। ठीक है, राइट टू सेफ्टी का मतलब ये है कि हजार्डियस गुड्स से प्रोटेक्शन। कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज़, कोई भी आप मार्केट से सामान खरीद के लेके आए तो वो आपको हार्मफुल ना करे। ठीक है, आपकी बॉडी के लिए कोई नुकसान ना करे, आपको किसी भी तरीके से हार्म ना पहुँचाए। ठीक है, तो वो एक तो राइट टू सेफ्टी हो गया। फिर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, कोई भी आइटम अगर आप मार्केट से ले रहे हो तो उसमें सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। या तो क्या है, राइट टू इन्फॉर्म्ड हो। राइट टू चूज़, आपके पास ऑप्शंस हो, उनमें से आपको जो पसंद है वो आप चूज़ कर सको। राइट टू हेयर, आपको कोई सुनने वाला हो। ठीक है, अगर आपके साथ कुछ होता है तो आपको कोई ऐसा हो, जो कोई ऐसी बॉडी हो जो आपको सुने, अथॉरिटी हो जो आपको सुने। ठीक है, ये हमारे इंटरनेशनल लॉ हैं। ठीक है, इंटरनेशनल राइट हैं ये कंज्यूमर के। ठीक है, इंटरनेशनल मतलब इंडिया से बाहर के। अब इंडिया में 4 एडिशनल हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन से हैं 4 एडिशनल। राइट टू सीक एड्रेसल, मतलब राइट टू हेयर वही वाला है, राइट टू हेयर वाला ही है ये, कि कोई आपको सुनने वाला हो। राइट टू बेसिक नीड्स फुलफिल्ड बाय द गवर्नमेंट, और इनका क्या है, जो बेसिक नीड्स है हमारी। राइट टू बेसिक नीड्स का मतलब ये है, जो गवर्नमेंट जो है वो हमारी बेसिक नीड्स को कौन फुलफिल करे, हमारे गवर्नमेंट फुलफिल करे। कंज्यूमर के लिए ज़रूरी है कि जितनी भी बेसिक नीड्स है उसको गवर्नमेंट फुलफिल करे। जैसे कि आपको वो मिलता है, जो आपको अनाज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपके घर घर अनाज आपको मिलता है राशन से, तो वो क्या है, वो आपका गवर्नमेंट के थ्रू आपकी जो बेसिक नीड्स है उसके लिए आपको ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो सब्सिडी मिलती है गैस सिलेंडर पे, चीनी पे। ठीक है, जो आपको चीनी पे सस्ती मिलती है उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट उसका पेमेंट करती है तो आप तक वो सस्ती पहुंचती है, नहीं तो वो और भी महंगी पहुंचेगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब है राइट टू बेसिक नीड्स। तो राइट टू बेसिक नीड्स को करने के लिए हमारा इंडिया में ये एक राइट है कंज्यूमर का। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, आपको एजुकेशन भी मिलनी चाहिए। हर कंज्यूमर को जो भी कंज्यूमर से रिलेटेड एजुकेशन है, लॉज है, रेगुलेशन है, उसके बारे में मिलना चाहिए। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट। ठीक है, राइट आपका प्रोटेक्ट है कि आपको क्या किया जाए, किसी भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से आपको प्रोटेक्ट किया जाए। राइट टू प्रोटेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण से आपको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये 4 हमारे इंडिया की हैं, यानी कि हमारे इंडिया में ये सारी हो गई। जो इंटरनेशनल लॉ हैं वो तो है ही हैं, राइट हैं, और साथ में इंडिया की जो अपनी खुद की हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितनी हो गई हैं, ये हमारे पास 8 राइट्स हो गए हैं। ठीक है, हाँ 8 राइट्स हमारे पास हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे कंज्यूमर राइट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, हमें याद करने हैं। ठीक है, इसमें से आपको देखना है कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें मिल जाएंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मार्केट। अब इसके बाद कंज्यूमर राइट्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मार्केट। ठीक है, मार्केट क्या होता है, मार्केट क्या है, मार्केट एक तो लैटिन वर्ड से आया है, किससे आया है, मार्केटस से आया है, मार्केटस से। ठीक है, मार्केटस का मतलब होता है टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड मतलब व्यापार करना। ठीक है, तो मार्केटस का मतलब क्या है, ट्रेड करना। ठीक है, तो ये लैटिन वर्ड मार्केटस से आया है और इसका मतलब है
टू ट्रेड मतलब व्यापार करना, ठीक है। और मार्केट क्या है? प्लेस है वेयर सेल गुड्स एंड सर्विसेज, एक ऐसी जगह है जहाँ चीज़ें बिकती और खरीदी जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। सबको पता है मार्केट क्या है, जहाँ से आप जाकर के मार्केट से सामान लेके आते हैं, वहाँ कोई बेच रहा होता है सामान और कोई परचेज कर रहा होता है, ठीक है। मार्केट ट्रेंड्स है, मार्केट ट्रेंड्स अगर आप देखोगे तो मार्केट्स में आपके एक तो ड्यूरेबल गुड्स पाए जाते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पाए जाते हैं और सर्विसेज पाई जाती हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमारे मार्केट्स को डिस्ट्रीब्यूट क्लासीफाई करती हैं। ड्यूरेबल गुड्स क्या हैं? वो हैं जो ऑटोमोबाइल्स हो गए, वॉशर्स हो गए, जो लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है। जो लंबे समय तक चलते हैं, आपने एक बार वॉशिंग मशीन खरीदी, वो आपकी 10-20 साल तक चलती रहेगी, ठीक है। तो ये ड्यूरेबल गुड्स हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो हैं जैसे क्लोथ्स हो गए, फूड्स हो गए, जो कम समय के लिए चलते हैं। जैसे फूड्स आइटम आप ले आए, 1-2 महीना चले, क्लोथ्स आपने ले लिए 1 आध साल चले, तो वो सब किस में आएंगे? वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आएंगे। और सर्विसेज वही होगी जो मेडिकल हेल्प, लीगल सपोर्ट, आपको लॉज वगैरह में जो आपको मेडिकल हेल्प मिलती है, लीगल सपोर्ट मिलता है, वो सब सर्विसेज में आएगा, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाओ, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो आपको फ्री में देखेगा, ठीक है। तो वो क्या है? वो हमारी सर्विसेज हैं। तो मार्केट में ये सब चीज़ आती हैं, एक तो ड्यूरेबल गुड्स हो गया, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गया और सर्विसेज हो गई। अब इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड थ्योरी, ठीक है। गुड थ्योरी में आपका क्या क्या है? कितने तरह की गुड्स हमारी पाई जाते हैं, ठीक है। तो गुड्स कितने तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। एक है रेड गुड। रेड गुड कौन से होते हैं? रेड गुड वो होते हैं जो डेली सामान है, जैसे मिल्क, फूड एक्सेट्रा, जो हम डेली बेस पर चीज़ें यूज़ करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रेड गुड बोलते हैं, ठीक है। जैसे मिल्क हो गया, रोज़ आपके घर में आता है, ठीक है। और आपके फूड का आइटम हो गया, वो सब जो सब्जी, वेजिटेबल्स, ये सब आपके घर में रोज़ आती है, तो ये किस में आएंगे? ये आपके रेड गुड्स में आएंगी, ठीक है। और आप इसे ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हो। ऑरेंज गुड्स कौन से हो गए? ऑरेंज गुड्स वो हैं जो वेयर एंड टियर है, थोड़े समय पर बदलते रहते हैं। जैसे क्लोथिंग हो गया, कुछ समय लाए आप, 3-4 महीने आपने पहने वो कपड़े, फिर आपने उनको चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये ऑरेंज गुड्स में आएंगे। येलो गुड्स में आएंगे जो वर्षों में खरीदते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई हमारी, जो हम बहुत लंबे समय में, फ्रिज हो गया जो आप 20-20, 30-30 साल के लिए खरीद लेते हो, तो वो आएंगे आपके येलो गुड्स में, ठीक है। रेड गुड्स वो हो गए जो बस आपको डेली बेस पे ख़रीदने होते हैं। ऑरेंज गुड्स वो हो गए जो आपको थोड़ा मंथली या वीकली बेस पे आप खरीद रहे हो, वेयर एंड टेयर आपने यूज़ किया और वो ख़त्म हो गए, ठीक है। वो आपके थोड़े थोड़े समय पे जो बदलते रहते हैं, वो हमारे ऑरेंज गुड्स हो गए। येलो गुड्स हो गए हमारे वर्षों में खरीदते हैं, जो हम सालों सालों में खरीदते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 और हैं, ब्राउन गुड्स और वाइट गुड्स। तो ब्राउन गुड्स में वो हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ जाएंगे जो ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। वाइट गुड्स में से वॉशिंग मशीन, AC जो वाइट कलर के आपको दिखाई देते हैं, वो इसमें आ जाएंगे। इसमें से आएगा नहीं वैसे क्योंकि कन्फ्यूज़न वाला है, क्योंकि ब्राउन गुड्स में भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स है और वाइट गुड्स में भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेना, ये दिया हुआ है इनके क्लासिफिकेशन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट टाइप आपको पता ही है, 3 तरह का मार्केट होता है। एक है लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। लोकल मार्केट क्या होता है? एक ही क्षेत्र में उत्पादन और बिक्री, मतलब कि जो आपके देखा होगा आपने, जो शहरों में, गाँवों में वहीं खेती होती रहती है, वहीं वो मार्केट वहीं शहरों में ला करके उन खेती को बेच दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सब लोकल मार्केट में बनते हैं और वहीं पर बिक जाते हैं, ठीक है। तो एक ही क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है, वहीं बिक्री हो रही है। नेशनल मार्केट में क्या होता है? एक जगह उत्पादन और दूसरी जगह बिक्री विद इन द कंट्री, ठीक है, कंट्री के अंदर। मतलब कि जैसे कि आम का उत्पादन यूपी में होता है और वो आम जो है वो आपको साउथ इंडिया में जाकर, साउथ इंडिया तक वो सप्लाई होकर वहाँ बिक रहा है, ठीक है। तो लेकिन इंडिया के अंदर अंदर, तो नेशनल मार्केट हो गया एक जगह उत्पादन और दूसरी जगह बिक्री, तो विद इन द कंट्री, ठीक है। फिर है इंटरनेशनल मार्केट, है प्रोड्यूस एक स्पेस में और वर्ल्ड में बेचना, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या है? हमने एक इंडिया में कोई चीज़ प्रोड्यूस की और वो हम इंडिया के बाहर बेच रहे हैं बाकी कंट्रीज़ में, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे देश से एक्सपोर्ट होती हैं, ठीक है, तो वो हमने कंट्री अपने देश में बेचा और वो बाहर प्रोड्यूस किया और बाहर जा करके उसको बेचा, तो वो इंटरनेशनल मार्केट हो गया, ठीक है। तो 3 तरह के मार्केट है हमारे, लोकल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। लोकल मार्केट वो है जो आपका लोकल लेवल पे हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स उगाते हैं और वहीं पे बेच देते हैं। नेशनल मार्केट वो है जो एक इंडिया के या फिर कंट्री के एक कॉर्नर में कोई भी उसका प्रोडक्शन होगा किसी भी चीज़ का और वो दूसरे कॉर्नर में हम उसे पहुंचा देंगे विद इन द कंट्री, देश के अंदर अंदर, ठीक है। और इंटरनेशनल मार्केट में वो है जो देश के बाहर हम भेज रहे हैं, हमने कोई प्रोड्यूस की इंडिया में कोई चीज़, वो हम इंडिया के बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, वो इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू जाएगा वो। फिर ठीक है, आपका कंज्यूमर बाइंग शॉपिंग हैबिट्स है हमारा। कंज्यूमर बाइंग शॉपिंग हैबिट्स में आप देखोगे तो कन्वीनियंस गुड्स आते हैं इसमें,
किस तरीके से हम चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कन्वीनियंस गुड है, इसमें जो वो चीज़ें हैं जो इजीली अवेलेबल हैं और लो प्राइस में, ठीक है, जो आपको आसानी से मिल जाती है अपने आसपास की शॉप्स में मिल जाती है। जैसे कि बगल की जो आपकी किराना शॉप होती है, ग्रॉसरी की शॉप होती है, उसमें ही आपको चीज़ें आसानी से मिल जाती है, तो वो कन्वीनियंस गुड है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, नेसेसरी और ईजिली अवेलेबल है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वो घरों के आसपास वो ठेले लगे रहते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल्स हो गई, इसके अलावा जो ग्रॉसरी का सामान हो गया आसपास की शॉप में, वो आपको सब अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि ये नेसेसरी चीज़ें, बेसिक नीड्स की जरूर चीज़ें हैं, ठीक है, और लो प्राइस में अवेलेबल होती हैं ये। जैसे मैगजीन हो गए हमारे, ग्रॉसरी हो गया, स्नैक्स हो गई और दवाइयाँ हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या है कन्वीनियंस गुड्स में आती हैं, ठीक है। फिर है शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स वो हैं, इनको हम कन्वीनियंस गुड को हम रेगुलर बेस पे करते हैं शॉपिंग। रोज़ की रोज़ सब्जी आएगी, रोज़ की रोज़ आपका मिल्क आएगा, रोज़ की रोज़ ग्रॉसरी का कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो ये तो आपके रेगुलर बेस पे होती है, लेकिन जो शॉपिंग गुड्स है ये रेगुलर बेस पे नहीं होती हैं, ठीक है, और ये थोड़ी कॉस्टली होती हैं, नॉट रेगुलर बेस्ड, ये कॉस्टली होती है। रिसर्च बेस्ड फर्नीचर हो गया, जैसे आपका रिसर्च बेस्ड होता है, जैसे आप हवा में नहीं जैसे शॉपिंग तो आप कभी भी कन्वीनियंस का सामान तो आप ऑफिस से आते समय लेके आ गए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करोगे, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी रिसर्च भी करनी पड़ेगी। अगर आपको फर्नीचर खरीदना है तो पहले आपको कुछ फर्नीचर के आपके एरिया के फर्नीचर की शॉप्स में आपको फर्नीचर ढूंढना पड़ेगा, आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो, उसके बाद आप उस चीज़ को लेके आओगे, ठीक है। फर्नीचर हो गए, शूज़ हो गए, ठीक है, क्लोथिंग भी आप इसमें रख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये शॉपिंग गुड्स में आएगी। जैसे कि आप शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है, तो आप संडे को शॉपिंग करने जाते हो तो क्या क्या खरीद के लाओगे, कपड़े लेके आते हो, बैग्स लेके आते हो, या फिर आपकी अपनी ज्वेलरी ले आओगे। तो ये सब चीज़ें आपकी शॉपिंग गुड्स में आएंगी, जो रेगुलर बेस पे नहीं खरीद रहे हो, कभी कभी महीने में एक बार आप मेन चीज़ें लेके आ रहे हो, वो आपकी शॉपिंग गुड्स में है, ठीक है। फिर है स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड है इंस्टेंस गुड्स, ठीक है, स्पेशली यूनिक फीचर एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऑफ बायर या स्पेशल रिटेलर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपके स्पेशलिटी गुड का मतलब होता है इनकंसिस्टेंस गुड्स होगा। इनकंसिस्टेंस का मतलब ये है जो हमेशा हम नहीं खरीदते हैं जिनको, ठीक है, ठीक है। तो और ये चीज़ें क्या हैं, ये आपका हमेशा तो आप नहीं खरीदते हो इंसिस्टेंस गुड्स को, लेकिन ये आपको बहुत ऑन डिमांड मिलती है, आग्रह पे मिलती है। बिल्कुल आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बहुत सोच समझ के उसी पर्टिकुलर चीज़ को खरीदना होगा। जैसे कि मान लो आपको रेबन के गॉगल्स खरीदने हैं, टाइटन की वॉच खरीदनी है, मारुति की गाड़ी खरीदनी है, निकॉन के कैमरे खरीदने हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका आप जब एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए खरीद रहे हो, जैसे कि अगर आपको मान लो बैग्स खरीदना है, आपने पहले से ही सोच रखा है मुझे इसी ब्रांड का बैग खरीदना है, तो आप उसी ब्रांड की शॉपिंग करोगे, तो वो क्या है, वो आपकी स्पेशलिटी गुड्स में आएगा कि आप एक स्पेशल पर्टिकुलर ब्रांड से यूज़ करते हो, आप बिल्कुल स्पेशल चीज़ ले रहे हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज़ ले रहे हो, तो स्पेशल यूनिक फीचर और एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऑफ बायर, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा खोजना पड़ेगा और स्पेशल रिटेलर, और इसके लिए स्पेशल रिटेलर हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपको रेबन के गॉगल्स लेने हैं तो रेबन के शोरूम में ही आपको जाना पड़ेगा, जो आपके एरिया में एक होगा, या फिर हो सकता है आपके एरिया में हो ही ना, तो आपको दूसरे किसी सिटी में जा करके ये रेबन के गॉगल्स लेने पड़े, ठीक है। तो ये आपके किस में आएंगे, स्पेशलिटी गुड्स में आएंगे, ठीक है। इमरजेंसी गुड्स वो हैं जो हमें क्या होता है, इमरजेंसी गुड्स वो हैं इंसिस्टेंस गुड्स हैं ये भी, ठीक है। इमीडिएट परचेज होता है, यूज्ड ऑन अर्जेंट बेस, जैसे गुड्स ड्रग्स हो गए, ठीक है। इमरजेंसी गुड्स वो होते हैं जो कभी भी आपको इमरजेंसी पड़ सकती है उन चीज़ों को खरीदने की, ठीक है, अर्जेंट बेस पे, जैसे ड्रग्स हो गई, दवाइयाँ हो गई, ठीक है, वो इमरजेंसी गुड्स में आएगा आपका, ठीक है। तो इमरजेंसी गुड वैसे इतना बड़ा इसमें है नहीं, क्योंकि इमरजेंसी गुड हमारा कन्वीनियंस में भी आ सकता है, दवाइयाँ हमारे आसपास मिलती हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आप मेडिसिन होती है जो आपको रेगुलर बेस पे नहीं मिलती है आपके आसपास, आपको उन्हें इमरजेंसी बेस पे मंगवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये इंसिस्टेंस गुड्स है, इंसिस्टेंस गुड मतलब वही है कि ये भी क्या है, आपकी स्पेशल फीचर्स पे है कि आपको पर्टिकुलर मेडिसिन चाहिए तो वही आपको मंगानी होगी, इमीडिएट परचेज के लिए चाहिए, बेस्ड ऑन अ ड्रग नीड्स, अर्जेंट नीड्स, और ये किस पे बेस होती है, आपकी अर्जेंट नीड पे बेस्ड होती है, ठीक है। फिर ये है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, हमारे मार्केट के टाइप्स हैं, ठीक है। ये भी सब हमारे वैसे देखा जाए तो टाइप्स ऑफ मार्केट, एक ये भी था लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। दूसरा वाला ये है आपका ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये भी मार्केट के टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये है आपका, आपके पास दो तरह के वो हैं कॉम्पिटिशन, एक है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है।
परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जहाँ बहुत सारे सेलर और बहुत सारे बायर हैं। जैसे टूथपेस्ट आप देखोगे तो टूथपेस्ट में आपको हज़ारों तरह की वैरायटी मिल जाएंगे, हज़ारों, हर मार्केट में हर वैरायटी को कोई ना कोई खरीद रहा होता है, ठीक है। तो बहुत सारे सेलर और बहुत सारे बायर होते हैं अलग अलग ब्रांड के टूथपेस्ट, ठीक है। कई तरह के टूथपेस्ट आते हैं और हम सब अलग अलग तरह के टूथपेस्ट जो है वो यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बात भी सही है, कोई एक ही कंपनी अगर टूथपेस्ट बनाई है, मान लो कोलगेट ही बना रही है, तो इतना तो उसका भी बस का नहीं है कि वो 140 करोड़ जनसंख्या की वो टूथपेस्ट बना सके, ठीक है। इसीलिए अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं मार्केट में और वो 20 करोड़ लोग वाला ब्रांड यूज़ कर लेते हैं, 20 करोड़ दूसरा ब्रांड यूज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या है, आपका परफेक्ट कंपटीशन होता है। हर कंपनी जो है वो अपना बढ़िया काम करती है और चलती है, वैरायटी मिलती है और सब्स्टिट्यूट आसानी से मिल जाता है। मान लो आपको कोलगेट मार्केट जाकर आपको उस दिन कोलगेट नहीं मिला तो आप कोलगेट की जगह क्लोजअप उठा लाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका वैरायटी आपको आसानी से इसमें मिल जाती है और सब्स्टिट्यूट भी आपको आसानी से मिल जाता है, ठीक है। फिर है आपका ये आपका परफेक्ट कंपटीशन सिंपल जो मार्केट में आजकल चल रहा है, ठीक है, वो आपका परफेक्ट कंपटीशन में आएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि आप देखो ये इसमें 3 तरह के होंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन में। एक है मोनोपोली, दूसरा है ओलिगोपोली और तीसरा है मोनोप्लास्टिक कंपटीशन, ठीक है। 3 है हमारे पास। तो इसमें जो मोनोपोली है, मोनोपोली में क्या है, मोनो मतलब सिंगल और पॉली मतलब सेलिंग, ठीक है। जो एक ही प्रोडक्ट का एक ही सेलर है, मतलब जैसे कि आप देखोगे न, एक ही प्रोडक्ट का एक ही सेलर है। मतलब अगर मैं ये देखूँ कि मार्केट में सिम चल रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट कौन लेके आया, सिर्फ जियो को अगर माने कि जियो ही लेके आया है इंटरनेट, ठीक है, तो वो क्या है, मोनोपोली। एक टाइम पे उनकी मोनोपोली होने लगी थी, ठीक है, सिर्फ जियो के ही मार्केट में सिम दिखाई दे रहे थे, तो वो मोनोपोली हो गई कि मेन मार्केट में सिम जो इंटरनेट कौन यूज दे रहा है, वो सिर्फ सिम जियो ही दे रहा था, ठीक है। जैसे कोडेक कैमरा हो गया, कोडेक कैमरा पहले कैमरे पे सिर्फ कोडेक के कैमरे आया करते थे, ठीक है, तो वो मोनोपोली हो गई। इसमें डोमोपोली, एक तरह के प्रोडक्ट के 2 सेलर थे, जैसे कोको कोला और पेप्सी, ठीक है। शुरू में सिर्फ कोको कोला और पेप्सी आया करता था, ठीक है। जब शुरू में कोल्ड ड्रिंक आई थी तो मार्केट में सिर्फ कोको कोला और पेप्सी 2 ही तरह की कोल्ड ड्रिंक आती थी, ठीक है। तो ये मोनोपोली हो गया और ये डोमोपोली हो गया। एक ही बात है, मोनोपोली में एक पर्टिकुलर चीज़ की एक ही ब्रांड मिलेगी, ठीक है, और डोमोपोली में एक चीज़ के 2 ब्रांड्स मिल सकते हैं आपको। जैसे कोल्ड ड्रिंक 2 तरह की है, कोको कोला की और पेप्सी की, ठीक है। फिर ओलिगोपोली है, 2 से ज़्यादा सेलर, जैसे टीवी, मतलब लिमिट में है, क्योंकि टीवी बनाना आसान काम तो है नहीं। ज़्यादातर 20, 30, 50 सेलर आपके हो सकते हैं, 20, 30, 50 ब्रांड हो सकते हैं आपकी टीवी की, लेकिन लिमिट में होंगी। तो 2 से ज़्यादा जब आपके बेचने वाले मार्केट में सेलर होंगे जो बेच रहे होंगे, जैसे कि आपका सैमसंग हो गया आपका टीवी, ठीक है। सैमसंग के अलावा आपका इंटेक्स का टीवी आ रहा है, इसके अलावा एलजी के टीवी आ रहे हैं, तो ये थोड़े बहुत कुछ ब्रांड्स होंगे, तो लेकिन 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओलिगोपोली, ठीक है। 2 से ज़्यादा सेलर जब आपके उसमें होंगे, जैसे टीवी के हो गए, ठीक है। मोनोप्लास्टिक कॉम्पिटिशन होगा, मैनी सेलर ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे खूब सारे सेलर हैं आपके प्रोडक्ट के, प्राइस में बहुत सारा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। मोनोप्लास्टिक इसमें क्या होता है, इसमें आपको बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आजकल आप मोबाइल फ़ोन देखो तो पता ही नहीं चलता, या स्मार्ट वॉच देखो। मैं स्मार्ट वॉच एक बार ख़रीदने का सोच रही थी, तो मैंने जब ऑनलाइन देखा तो उसमें कम से कम 100 से 150 ब्रांड्स थे जो स्मार्ट वॉच निकाल रहे थे बस, ठीक है। तो अब सोच लो आप, इतने सारे ब्रांड्स आपके पास होंगे सिर्फ स्मार्ट वॉच के, तो उसमें कुछ तो ब्रांडेड थे, एप्पल की भी स्मार्ट वॉच थी और कुछ जो लोकल बेकार से ब्रांड्स थे उनकी भी थी। तो एप्पल की आपकी मैंने देखी थी तो वो 60-70,000 की थी, और जो बिल्कुल लोअर ब्रांड थी वो 200-300 रुपये में भी मिल रही थी आपकी स्मार्ट वॉच, ठीक है। तो ये क्या है, मोनोप्लास्टिक कंपटीशन है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे सेलर हैं प्रोडक्ट्स के और प्राइस में बहुत सारा डिफरेंस भी है, ठीक है। प्राइस में बहुत डिफरेंस भी है, कोई वही चीज़ आपको 60,000, 70,000, 1 लाख तक में भी मिल रही है और वही चीज़ आपको 200 में भी मिल जा रही है। वो चीज़ तो ऑब्वियसली नहीं होगी, लेकिन अगर स्मार्ट वॉच बोलो तो आपको स्मार्ट वॉच एक 200 की भी मिल जा रही है और एक आपको 1 लाख की भी मिल जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके प्राइस में बहुत सारा डिफरेंस होता है, सब्स्टिट्यूट आसानी से नहीं मिल पाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो अगर आपका जो ब्रांड है, ब्रांड का सब्स्टिट्यूट आपको आसानी से नहीं मिलेगा। अगर आपको एप्पल ही खरीदना है ब्रांड में तो आपको एप्पल ही की ही लेनी होगी, ठीक है। इसमें मोबाइल फ़ोन्स और रेस्टोरेंट्स जैसे एग्जांपल है, मोबाइल फ़ोन और रेस्टोरेंट्स, ठीक है। इसके अलावा हेयर सैलून देख लो आप, आपके घर के बगल में भी कोई वो नाई बैठा होगा जो हेयर कट कर देगा आपका, और नहीं तो आप अगर लैक्मे में और वहाँ जाओगे, लैक्मे में और बी ब्लंट के सैलून में जाओगे तो वहाँ आप एक लेवल वो भी है, वो आपका बहुत कॉस्टली होगा। तो आपके पास हर वैरायटी यहाँ पे है, लेकिन अगर आपको सैलून में जाना है और अगर अच्छी वैरायटी का जाना है तो आपको लैक्मे में जाना होगा, तो आपके पास ज़्यादा यहाँ ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। क्लोथिंग सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, के लिए सेम साइज़ नहीं होता, इसमें सिंगल प्रोडक्ट के लिए आपको सेम साइज़ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये भी है।
ठीक है। आपको अलग अलग साइज़ में हर चीज़ अवेलेबल होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है, तो ये है मोनोप्लास्टिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये आपके 3 तरह के मेन 2 हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। इम्परफेक्ट के अंदर आपका मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोप्लास्टिक कंपटीशन आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 4 पीस मार्केट मिक्स। ठीक है, तो आपके 4 पीस हैं आपके मार्केटिंग मिक्स के, जो नील एच बॉर्डर ने दिए थे और बेस्ड ऑन अ 4 पीस रिलेटेड टू ईच अदर। और ये चारों जो आपके 4 पीस हैं मार्केट मिक्स के, मार्केट के 4 पीस हैं, ये आपके एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसमें 4 पीस में पहला प्रोडक्ट आएगा, एनी गुड्स एंड सर्विसेज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, ये क्या है आपका, कोई भी जो आपके प्रोडक्ट में क्या आएगा, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज वो आपके प्रोडक्ट के अंदर आएंगे। मार्केट में क्या चीज़ होनी चाहिए, एक तो सामान होना चाहिए जो आपको बेचना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग यानी कि गुड्स सर्विसेज एक्सपीरियंस, ये सब आपका मार्केट में होना चाहिए। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए। ठीक है, प्राइस में क्या है आपका 7 पीस ऑफ मार्केटिंग पर काम करते हैं। ठीक है, ये आपके प्राइस किस पे काम करता है, 7 पीस ऑफ मार्केटिंग पे काम करता है। 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मतलब एक तो आपके इसमें 3 पीस हैं आपके, फिजिकल एविडेंस, पीपल्स और प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल एविडेंस में आपका क्या है, यूनिफॉर्म ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, यूनिफॉर्म ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब आपको क्या करना है, फिजिकल एविडेंस मतलब कि अगर आप मार्केट मिक्स में कुछ मार्केट में कोई आप उस प्राइस की बात कर रहे हो, तो एक तो फिजिकल एविडेंस पे दिखाई देगा। अगर आप देखोगे, अगर आप अच्छे किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ की एक अलग ही यूनिफॉर्म होगी, वो आपको अलग से ही दिखाई देंगे, एक वेल ड्रेस्ड यूनिफॉर्म में वो दिखाई देंगे। तो ये जैसे हॉस्टल की सर्विसेज, होटल है ये, ठीक है, हॉस्टल नहीं है होटल है ये। ठीक है, होटल की सर्विसेज हो गई, इसमें आपको देखोगे आपको पर्टिकुलर कुछ क्या मिलती है, आपको पर्टिकुलर क्या मिलती है, एक यूनिफॉर्म मिलती है जो आपको पहननी होती है जब आप वर्किंग प्लेस पे हो अपने। ठीक है, पीपल्स का बिहेवियर, ठीक है, ये आपका प्राइस पे डिपेंड करेगा। अगर आप देखोगे जितना ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट होगा तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो उतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन की, खुद की प्रोसेस, क्या प्रक्रिया वो फॉलो कर रहा है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करता है। ठीक है, तो प्राइस में आपके 3 पीस और ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये तो है ही हैं आपके 4, ठीक है, और 3 पीस और आपके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 पीस हैं आपका, फिजिकल एविडेंस है आपके प्राइस में। ठीक है, मार्केट मिक्स के प्राइस के अंदर फिजिकल एविडेंस आएगा, पीपल्स आएगा और प्रोसेस आएगा। ठीक है, बाकी 7 पीस में ये हैं, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपका प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो थर्ड वाला प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन में है कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना, मतलब प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपके कस्टमर तक आपको प्रोडक्ट पहुंचाया जाए। ठीक है, हर कस्टमर तक आपके प्रोडक्ट पहुंचाया जाए। फिर प्रमोशन है, प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर तक जानकारी पहुंचाना। ठीक है, तो 4 मार्केट मिक्स में क्या हो गया आपके, पहला प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट होना चाहिए आपके पास तभी मार्केट को आप कर सकते हो। प्राइस आपके पास होनी चाहिए और प्राइस का आपको दिखाई देना चाहिए कि प्राइस में क्या क्या आप मेंशन कर रहे हो। प्राइस आपको पता चलेगा कि क्या कौन से प्रोडक्ट, अगर आप इतना महंगा प्रोडक्ट दे रहे हो तो वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं किस चीज़ के प्रोडक्ट पैसे दे रहा हूँ। ठीक है, प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन है कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुँचाना, और प्रमोशन है आपका प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर तक जानकारी पहुँचाना। ठीक है, ये 4 पीस है मार्केट मिक्स के और ये एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। ठीक है, कंज्यूमर ओरिएंटेड मॉडल ऑफ मार्केट मिक्स 4 C's। ठीक है, अब कंज्यूमर ओरिएंटेड मॉडल है मार्केट मिक्स का। ठीक है, जिसको हम 4 C's में रखते हैं। ये 4 पीस थे। ठीक है, 4 पीस थे मार्केट मिक्स के। 4 पीस का मतलब ये होता है कि कुछ 4 चीज़ें दे देता है, वो पी से आ गई हैं तो उन्होंने 4 पीस डाल दिया। इसी तरीके से इन्होंने सी से डाल दिया है। ठीक है, क्योंकि सी से आ गए हैं चारों वर्ड, कंज्यूमर, कॉस्ट, कम्युनिकेशन और कन्वीनियंस। ठीक है, अब कंज्यूमर्स की तरफ से अगर हम देखें तो हम मार्केट में 4 चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कंज्यूमर क्या है, हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, हमें क्या करना है, जो भी हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग करें, अपने कंज्यूमर के हिसाब से करें। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हमारे लिए मेन होना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट विद द स्मॉल मार्जिन, और बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट ना लगाएं, एक स्मॉल मार्जिन के साथ हमें कॉस्ट करना चाहिए कंज्यूमर के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ठीक है, दूसरा है कम्युनिकेशन है एडवर्टाइजमेंट पब्लिक रिलेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब कि आपका जो भी जो एडवर्टाइजमेंट आपने जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो लोगों तक उस प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचनी चाहिए, और पब्लिक रिलेशन में। ठीक है, फिर है कन्वीनियंस है आपका इंफॉर्मेशन आसानी से मिलना। ठीक है, और कन्वीनियंस का मतलब है कि वो जो चीज़ है
है उसकी इन्फॉर्मेशन और वो जो भी मार्केट से आप खरीदना चाहते हो वो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए। जैसे आजकल ऑनलाइन है, आप देखो आजकल हम लोग शॉपिंग ज़्यादा करने लग गए हैं। जितनी सैलरी हमारी होती है वो हम शॉपिंग में ज़्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, कन्वीनियंस हो गया। आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, चीज़ आपके घर आ जाएगी, ठीक है। जबकि पहले क्या था, आपको मार्केट जाने में आलस आता था कि यार चलो चले जाएंगे, तो हो सकता था कि आप वो चीज़ ना खरीदो और वो पैसे जो है वो आपके सेव हो जाए, ठीक है। तो मेरे साथ तो बहुत है ये। तो ये क्या है, ये आपका कंज्यूमर ओरिएंटेड मॉडल ऑफ मार्केट मिक्स का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ प्राइसिंग। ये प्राइसिंग के टाइप्स, ये नया कंज्यूमर के अंदर ये नया टॉपिक है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े, सबसे पहला हमने पढ़ा कंज्यूमर के राइट्स पढ़े, फिर मार्केट के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। मार्केट के में कितने तरह के गुड्स होते हैं, मार्केट के टाइप्स हमने पढ़े, ठीक है। कंज्यूमर बाइंग है, शॉपिंग हैबिट्स हमने पढ़ी, ठीक है। फिर आपका ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक्स के बेस पे हमने पढ़ा कि कितने तरह के मार्केट होते हैं, इसमें से क्वेश्चन आता भी है। इसके बाद 4 P's पढ़े, इसके बाद हमने 4 C's पढ़े, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्राइसिंग। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्राइसिंग क्या क्या है, मतलब हम कैसे प्राइस अपना डिसाइड करते हैं जो भी हम आइटम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अपना अगर सोप बना रही हूँ तो मैं सोप का कितना प्राइस रखूँगी ताकि वो मार्केट में बिके, ठीक है। तो प्राइस के हमारे कई तरह के टाइप्स होते हैं। पहला है डिमांड प्राइस, ठीक है। डिमांड प्राइस में क्या होता है कि मैं इस पर कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग है, ये प्रोडक्ट की डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट के डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट डायनामिक और प्राइसिंग, ठीक है। इसको डायनामिक प्राइसिंग बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग है। अगर मेरा जो आइटम है वो मार्केट में उसकी डिमांड है, ठीक है, और डिमांड खूब है, खूब बिक रहा है, तो मैं उसके प्राइस दूँगी ना वो उसके अनुसार रखूँगी, हाई रख दूँगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो जब प्रोडक्ट की डिमांड के अनुसार मैं प्राइस रखूँगी, ये डायनामिक है, ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। प्राइसिंग जो है इसकी डायनामिक होती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। तो डिमांड अकॉर्डिंग रखूंगी मैं प्राइसिंग। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले क्या होता है, जब कोविड आया था तो आपके सैनिटाइजर्स के जो रेट्स थे वो कितने बढ़ गए थे ना, तो हैंड सैनिटाइजर के रेट्स बहुत बढ़ गए थे क्योंकि उसमें डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है। तो ये डिमांड के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग है, प्राइस रखूंगी मैं कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि मेरा जो मार्केट में मैंने टूथपेस्ट निकाला और बाकी टूथपेस्ट भी मार्केट में आ रहे हैं, अब बाकी टूथपेस्ट अगर 50 रुपीज़ का आ रहा है तो मैं भी 50 के आसपास का ही रेट रखूँगी, मैं उसे रेट ज़्यादा में उसके नहीं रख सकती, या बहुत कम भी मैं रखूँगी तो तब मुझे लॉस नहीं झेल सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि प्राइस जो है वो कॉम्पिटिशन के हिसाब से रखना पड़ेगा, मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन, ठीक है। मार्केट में उसी ब्रांड की क्या क्या चीज़ें मार्केट में आ रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे रखना पड़ेगा। अगर मैं बहुत महंगा रखूँगी तो लोग मेरा नहीं खरीदेंगे, सस्ता वाला खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिक प्राइसेस है, तो मुझे सोच समझ के रखना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्राइस। कॉस्ट प्लस प्राइस में क्या है, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। जैसे इसमें तो मुझे कॉम्पिटिशन का देखना पड़ा था। अगर मैं कॉस्ट प्लस प्राइस रखूँगी, मैं ओवरहेड एक्सपेंसेस रखूँगी कि टोटल मेरा कितना खर्चा हुआ है उस प्रोडक्ट को बनाने में और मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं प्राइस रखूँगी। तो जनरली वैसे लोगों को इसके अकॉर्डिंग ही रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपने इसके हिसाब से रखा और आपका प्राइस ज़्यादा हो गया और आपने प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा रख दिया, प्राइस ज़्यादा हो गया, तो फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो बिकेगा नहीं। तो इसलिए कॉस्ट प्लस प्राइस ठीक है। तो इसमें आप ये रखोगे कि ओवरहेड ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस रखोगे आपके, कितना आपने खर्चा किया, कितना आपने लेबर को सैलरी दी, वो पूरा टोटल का खर्चा निकाल कर साथ में आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, तो प्लस प्रॉफिट करके तब जाके आप अपने प्राइस को आइटम के प्राइस को डिसाइड करोगे, ठीक है। तो फिर है पेनिट्रेशन प्राइसिंग है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है कि सेलर नए प्रोडक्ट को मार्केट में इस्टेब्लिश करने के लिए कम प्राइस रखता है। जैसे जियो नेटवर्क ने शुरू में रखा था, जब जियो आया ना मार्केट में नया नया, तो उस समय उन्होंने क्या किया था, पेनिट्रेशन प्राइसिंग में उन्होंने क्या किया था, सेलर को प्रोडक्ट को मार्केट में इस्टेब्लिश करने के लिए कम प्राइस रखता है, ठीक है। मतलब शुरू में जब कोई मार्केट में चीज़ आएगी तो सस्ती रखी जाती है, फिर लोग उसे सस्ता सोच के यूज़ कर लेंगे। जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट थे पहले एकदम बहुत सस्ते थे वो और प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। इसके अलावा या फिर जियो ने बहुत सस्ते डेटा कार्ड्स दिए थे, तो उससे क्या हुआ था, लोगों ने उसको यूज़ किया, उन्हें पसंद आया, अब उन्होंने अपने रेट जो है वो बाद में बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग है, मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए हम कम प्राइस रखते हैं, ठीक है। प्राइस बंडलिंग है। प्राइस बंडलिंग में क्या होता है आपका, ये आपका प्रोडक्ट बंडलिंग है, मतलब बंडल बना दिया आपने प्रोडक्ट के। जैसे कि आप कभी शोरूम्स वगैरह में जाओगे, बिग बाज़ार वगैरह में, तो वहाँ आपको खूब दिखाई देते हैं 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट को बंडल में प्राइस करते हैं। प्राइस डिफरेंट होता है फ्रॉम सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि अगर आप डव का एक पैकेट लोगे, एक डव का एक छोटा वाला साबुन खरीद रहे हो, तो उसमें आपका कितना आएगा, वो 50 रुपीज़ का साबुन है, ठीक है। और लेकिन अगर 3 का पैकेट आप खरीदोगे, ठीक है, तो वो 120 का पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये क्या है, वो 3 पैकेट आपस में बंद होते हैं। अगर आपने वो तीनों पैकेट
का जो 3 का जो एक बड़ा पैकेट है जो आपस में बंडल में है, वो अगर उसको खरीदोगे तो आपको 120 का पड़ेगा। तो अगर आपको कितना हो गया, आपको 30 रुपीज़ का इसमें प्रॉफिट हो गया। तो इसको बोलते हैं बंडलिंग प्राइस। उनके 3 बिक गए, आपको 20 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप क्या करते हो, बंडल में चीज़ों को बेचते हो, जो 2 या 2 से ज़्यादा बड़े बंडल होते हैं वो, और उनका प्राइस होता है इंडिविजुअल की प्राइस से डिफरेंट होता है। ऑब्वियसली सस्ता ही होगा, कम पड़ेगा तभी लोग खरीदेंगे उसे, नहीं तो अकेला अकेला खरीद लेंगे। तो ये क्या है, ये आपका प्रोडक्ट बंडलिंग में कहते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट को बंडल में प्राइस करते हैं। प्राइस डिफरेंट फ्रॉम सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है। जैसे मार्केट में बहुत चीज़ें देखी हैं आपने, आप कहते हो कि भाई लाओ 2 सूट खरीद लूँगी मैं, इसको सस्ता कर दो, तो वो क्या है, वो है आपका एक तरीके से प्राइस बंडलिंग हो गया। ठीक है, समझ में आया। फिर है प्योर बंडल। यह लूज़ नहीं बिकता है, हमेशा पैकेज के फॉर्म में ही बिकता है। प्योर बंडल में क्या होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं मार्केट में जो कभी लूज़ नहीं आती हैं, वो हमेशा बंडल में आएंगी। 4 पैकेट, जैसे कि अगर आप ममा अर्थ के सोप अगर आप ऑनलाइन मंगवाओगे तो वो सिंगल नहीं आते, वो बंडल में ही आते हैं। ऑनलाइन वाले मैंने देखे थे, तो वो पूरे बंडल में ही आएंगे। आपको 4 के 4 ही खरीदने पड़ेंगे पूरे बंडल के साथ। ठीक है, और उसमें सिंगल का रेट भी नहीं दिया होगा, उन्होंने पूरे बंडल का रेट दिया होगा उसमें। ठीक है, तो प्योर बंडल वो है, और लूज़ नहीं बिकता, हमेशा पैकेज के फॉर्म में ही बिकता है। तो आपको अगर खरीदना है तो आपको वो चारों ही खरीदने होंगे। ठीक है, तो प्योर बंडल हो गया। ये मिक्स्ड बंडल है, इसमें पैकेज के फॉर्म में और सिंगल दोनों बेच सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो 3 के 3 ले जाओ, नहीं तो उसमें से खोल के एक एक भी आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो मिक्स्ड बंडल में क्या है, इसमें पैकेज के फॉर्म में और सिंगल भी आप बेच सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी क्या थे, ये हमारे टाइप्स ऑफ प्राइसिंग है। जब हम प्राइस अपनी डिसाइड कर रहे हैं तो हम इन मेथड्स के थ्रू प्राइस को डिसाइड करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर पेनिट्रेशन प्राइसिंग आप यूज़ करते हो, क्यों, क्योंकि आपको आपका प्रोडक्ट नया है, आपको क्या करना है, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, तो हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज़ करते हैं। इसके अलावा और मेथड भी है, और जो सबसे अच्छा मेथड है वो कॉस्ट प्लस मेथड है या कॉम्पिटिटिव मेथड है। ठीक है, ये 2 मेथड बढ़िया माने जाते हैं आपके। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरीज। अब कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरीज में क्या है कि लोगों ने कुछ थ्योरीज दी हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो पहली थ्योरी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी क्या है, आपने देखा होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल इन फर्स्ट टाइम यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी मार्केट से आप प्रोडक्ट लेके आए, नया फ़ोन आप खरीद के लेके आओगे मार्केट से, तो आप उसको ऐसा यूज़ करोगे, इतने प्यार से आप उसको यूज़ करोगे, लेकिन वो जहाँ 1 महीना पुराना हुआ आप उसे वही फेंकना आप उसको शुरू कर दोगे। ठीक है, तो वही क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी है। जब भी कोई चीज़ आप प्रोडक्ट खरीदते हो, उसे पहली बार आप यूज़ करते हो, तो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है, सुकून मिलता है कि पता नहीं कौन सी चीज़ आपको मिल गई है, बाद में वही आपकी रेगुलर बेस की हो जाती है वो। ठीक है, तो ये क्या है, ये मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी है। जैसे कि आपको बहुत भूख लगी है और आपने पहली बाइट खाई है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, पहली बाइट आप लोगे तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, भूख लगने पे बहुत हंगरी हो आप और एकदम से आपको खाना मिल जाए, तो आपका जो पहली बाइट में जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी है। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट से आप कोई भी चीज़ खरीद के लेके आ रहे हो, तो पहली बार जब आप उसको यूज़ करोगे तो जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो आपका आएगा मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी में। ठीक है, फिर है आपका गेस्टल्ट थ्योरी, फील्ड थ्योरी। ठीक है, गेस्टल्ट फील्ड थ्योरी की ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है। ठीक है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है ये कॉग्निटिव थ्योरी भी आप इसे बोल सकते हो। कंज्यूमर के नॉलेज, परसेप्शन, बिलीफ एंड एटीट्यूड होते हैं। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है। साइकोलॉजिकल थ्योरी मतलब आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐड इस तरीके से टीवी पे आते हैं कि आपको लगता है कि भैया ये तो क्या हमें कन्विंस कर रहे हो, और आप उन्हें खरीद लेते हो। ठीक है, तो क्योंकि वो आपको साइकोलॉजिकली आपको बिल्कुल हिट करते हैं, साइकोलॉजिकली हिट करते हैं वो आपको। ठीक है, तो वो क्या हो गया, साइकोलॉजिकल थ्योरी होगी। तो इसके बाद क्या है, फील्ड थ्योरी। साइकोलॉजिकल गेस्टल्ट फील्ड थ्योरी में आपका कॉग्निटिव थ्योरी है। कस्टमर के नॉलेज, परसेप्शन और बिलीफ एंड एटीट्यूड होते हैं। क्या क्या होते हैं, कस्टमर के नॉलेज, परसेप्शन, बिलीफ एंड एटीट्यूड होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर जो भी आपका कस्टमर है उसके अपने खुद के नॉलेज हैं, वो उसकी खुद की सोच है, उसका खुद का बिलीफ है, उसका खुद का एटीट्यूड है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका गेस्टल्ट फील्ड थ्योरी में ये बोला गया है। सोशल कल्चर थ्योरी भी हम इसे बोलते हैं, और ये थर्स्टन वेबलन ने दिया था मॉडल, और इसको बोलते हैं वेबलियन मॉडल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, गेस्टल्ट फील्ड थ्योरी को हम ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी भी बोल सकते हो आप इसे। इनका मानना ये था, इन्होंने ये बोला था कि जो आपका कस्टमर
कंज्यूमर होता है उसके अपने खुद के नॉलेज होती है, परसेप्शन होती है, बिलीफ होते हैं, एटीट्यूड होते हैं, ठीक है। तो वो वही चीज़ खरीदेगा जो उसकी बिलीफ और एटीट्यूड पे सूट करेगी, ठीक है। अगर अचानक आप बोलने लगो कुछ नई चीज़ बता दो तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम खरीदने आ जाएगा, ठीक है। तो गेस्टल्ट फील्ड थ्योरी है आपका सोशल कल्चर थ्योरी भी आप इसे बोल सकते हो। और जो आपका क्योंकि आपका जो कस्टमर है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, वो अपनी सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड है, वो वही खरीदेगा जो उसने सोसाइटी से सीखा है, ठीक है। इसके अलावा इसको किसने दिया था, थर्स्टन वेबलन ने दिया था। और ये वेबलियन मॉडल भी इसको इसलिए बोलते हैं गेस्टल्ट थ्योरी को, किसने दिया था, थर्स्टन वेबलन ने दिया था, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वेबलियन मॉडल भी हम इसे बोलते हैं गेस्टल्ट फील्ड थ्योरी को, ठीक है। तो ये दो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी है जो आपको ये बताती है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। ये नया, इसी के अंदर नया टॉपिक है, छोटा टॉपिक, सब टॉपिक्स है ये, ठीक है। तो आपका कंज्यूमर बिहेवियर है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदने से पहले कंज्यूमर का बिहेवियर और एक्शन का पता लगाना, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो तो वो उससे पहले मार्केट में जो भी कंज्यूमर है उसके बिहेवियर और एक्शन का आपको पता लगाना कि किस तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट को मोटिवेट करूँ कि जो मेरा कंज्यूमर है वो मेरे प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक है। तो वो क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर में आएगा, ठीक है। आप बिहेवियर समझोगे तभी तो बात करोगे। आप देखोगे अगर आप ब्यूटी सोप का निकाल रहे हो तो आप हमेशा उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें फीमेल को दिखाओगे, कभी मेल को नहीं दिखाते ब्यूटी सोप में। क्यों, क्योंकि ब्यूटी का मतलब क्या है, फीमेल है, फीमेल को देख के फीमेल ही ब्यूटी के लिए ज़्यादा कॉन्शियस होते तो खरीदेंगी। लेकिन अगर मेल्स में हम ब्यूटी का दिखाने लग गए तो फिर शायद ही मेल्स को तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं ब्यूटी से, तो कितने ही प्रोडक्ट बिकेंगे, ठीक है। तो और फीमेल्स को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये कंज्यूमर का बिहेवियर है कि लोगों कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना ताकि आपके प्रोडक्ट को वो बेच सके, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस है ये। कंज्यूमर की बाइंग प्रोसेस क्या होती है, अगर आप मार्केट खरीदना, सो मान लो आपको आपका फ्रिज ख़राब हो गया, अब आपको नया फ्रिज खरीदना है तो आप किस तरीके से खरीदोगे, ठीक है। तो क्या आप सोच के खरीदोगे, तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम और नीड रिकग्नाइजेशन करोगे। आप अपनी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करोगे कि भाई मुझे क्या खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, ठीक है। तो फ्रिज की ज़रूरत पड़ गई, फिर आप इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे कि आपको फ्रिज कौन सा ख़रीदना है, ठीक है। फ्रिज के बारे में कि आजकल कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, किस किस तरह की टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या क्या इसमें फ़ायदे हैं अलग अलग तरीके के फ्रिज में, कि तो आप क्या करोगे, उसके इन्फॉर्मेशन को सर्च करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका इवोल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। फिर आपने जो इन्फॉर्मेशन सर्च किया है उसमें आपने अलग अलग तरीके के ब्रांड्स देखे हैं, तो आप उनमें से कुछ ब्रांड जो हैं वो आप क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे। फिर उनको आप जितने भी आपने ब्रांड सिलेक्ट किए, जितने भी आपने ऑल्टरनेटिव देखे हैं, कि आपने फिर डिसाइड कर लिया कि मैं सैमसंग का फ्रिज खरीदूँगा, LG का खरीदूँगा, ठीक है। सैमसंग हो गया, LG हो गया, और भी इसमें वोल्टास हो गया, और भी जो जो आते हैं 3-4 ब्रांड्स, आप उसमें वो कर लोगे कि हमें ये फ्रिज ब्रांड के फ्रिज खरीदने हैं। तो 4-5 ब्रांड आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आप उसमें क्या करोगे, इवोल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। उसके बाद आप उनमें से भी एक ब्रांड जो है वो फाइनल करके आप उसको परचेज डिसीजन ले लोगे, आप उसे परचेज कर लोगे। फिर आप लास्ट में पोस्ट परचेज बिहेवियर आएगा कि खरीदने के बाद आपको, जब आप उसे यूज़ कर रहे हो तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला उसे खरीद के, या फिर आपको ये लगा कि यार पैसे बर्बाद हो गए, ठीक है। तो पोस्ट परचेज बिहेवियर आपका होगा। उसके बाद समझ में आ गया, पहले प्रॉब्लम और नीड को रिकग्नाइज करोगे, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे, फिर आपकी इवोल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, सारी इन्फॉर्मेशन सर्च की, फिर आपने जितने ऑल्टरनेटिव्स है वो बनाए, फिर उन्हें इवेल्यूएट किया, उन ऑल्टरनेटिव्स को जितने भी ऑप्शंस आपने बनाए थे अपने ब्रांड्स के, फिर उनमें से आपने परचेज डिसीजन लिया, और उसके बाद आपने पोस्ट परचेज बिहेवियर देखा, ठीक है। तो ये आपके हो गए, ये आता है एग्जाम में अरेंज करने के लिए। फिर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर क्या आएगा, फिर ये कुछ लॉज हैं जो कंज्यूमर से रिलेटेड हमारे लॉज हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या आएगा, एक तो कंज्यूमरिज्म है। कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है, जो आपके कंज्यूमर मूवमेंट का एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटी और एटीट्यूड है, ठीक है। कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का कंज्यूमर फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मूवमेंट है, एक हम मूवमेंट चलाते हैं कि किसी का एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, एक्टिविटी है और एटीट्यूड है, ठीक है। किसी के भी साथ में क्या होना चाहिए, कोई भी फ्रॉड या कोई किसी को धोखे में ना, गलत प्रोडक्ट ना बेचते, ठीक है। इसमें 1962 है आपका कंज्यूमर बिल्स ऑफ राइट बाय जॉन F कैनेडी, इंडिया अडॉप्टेड है, ठीक है। 1962 में क्या आया था, ये हमारे देश का नहीं है, ये बाहर आया था आपका। कंज्यूमर बिल्स ऑफ राइट ऑफ बाय जॉन F कैनेडी ने के हिसाब से कंज्यूमर बिल्स ऑफ राइट आया था, ये वहाँ की बाहर विदेश का है ये, और फिर इंडिया ने इसको अडॉप्ट कर लिया था, इंडिया ने चेप लिया था इसको। इसमें राइट टू सेफ्टी, इन्फॉर्म, चूज़ और हेयर, 4 जो कंज्यूमर के राइट्स हैं वो बताए गए थे, ठीक है। राइट टू सेफ्टी
ठीक है। राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज़ और राइट टू हेयर, ये 4 आपके जो कंज्यूमर के राइट्स हैं वो बताया गया था कि ये 4 राइट्स हमारे कंज्यूमर के होते हैं, ठीक है। इसमें एक टर्म है ग्रीन कंज्यूमरिज्म, ठीक है। ग्रीन कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या है, इसमें आपके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, ठीक है। कंज्यूमर होगा यार, ठीक है। कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना मतलब कि ग्रीन कंज्यूमरिज्म का मतलब ये है कि जो भी आप मार्केट में चीज़ें बेच रहे हो वो इस तरीके की बेचो कि वो एक तो इको फ्रेंडली हो और उससे ही कंज्यूमर जो है वो आपका सेटिस्फाई हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन कंज्यूमरिज्म बोलते हैं। जैसे जूट के बैग आ रहे हैं मार्केट में, तो आजकल लोग जो है पॉलीथीन की जगह जूट के बैग खरीदने लग गए हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका ग्रीन कंज्यूमरिज्म है, ठीक है। ये आता भी है एग्जाम में कई बार। इसके बाद है कंज्यूमर कोऑपरेटिव है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव में क्या है, कंज्यूमर आपस में ग्रुप बनाकर दूसरे कंज्यूमर की सहायता करते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट की नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एनजीओ है ये, तो गवर्नमेंट की नहीं होती है। तो लोग ही अपने आपस में क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप में ये देखते हैं कि किसी दूसरे कंज्यूमर की सहायता करते हैं, किसी के साथ फ्रॉड हो गया तो वो लोग जो है उनकी हेल्प करेंगे कि भाई आप ऐसे ऐसे जो भी तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ उसके लिए पेनल्टी ले सकते हो, ठीक है, या कोर्ट जा सकते हो। फिर है एजेंसीज प्रोवाइडिंग कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। कुछ एजेंसीज हैं जो कितने तरह की एजेंसीज हैं जो कंज्यूमर एजुकेशन पे काम करेगी, किसी भी कंज्यूमर के साथ कोई धोखा फ्रॉड नहीं होना चाहिए, तो वो कितनी तरह की एजेंसीज है। एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंट कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए काम करता है, ठीक है। तो एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि गवर्नमेंट का नहीं है, बस लोगों ने ही अपना आपस में बना लिया और इसको रजिस्टर करवा लिया है, ठीक है। तो कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, ठीक है। किसके लिए काम करते हैं, कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, जो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है। किसी कंज्यूमर के साथ धोखा होगा तो उसको गाइड करेंगे कि आप इस तरीके से क्लेम करो, ये करो, और आपका जो फ्रॉड हुआ है आपको उसका क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। मास मीडिया है आपका, जैसे कि कंज्यूमर एजुकेशन में मास मीडिया भी तो बहुत रोल प्ले करता है ना। ये तो बताता है जागो ग्राहक जागो, जैसे बताता है वो। न्यूज़पेपर, मैगजीन हैंडबिल्स, आपका टीवी, इन सब के थ्रू आप जागो ग्राहक जागो वाले पहले बहुत वो चला करते थे, तो ये सब क्या बताते हैं, मास मीडिया के थ्रू आपको पहुंचेगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक्सटेंशन एजेंसीज हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हो गया, फूड एग्रीकल्चर हो गया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया। ये भी क्या करते हैं, टाइम टाइम पे आपको अवेयर करते रहते हैं कि ताकि आपकी किसी भी तरीके से आपके साथ कोई धोखा ना हो। वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन यही हैं आपके जो आप खुद से बना लेते हो राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, अपने खुद के एनजीओ या वीओ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन आप खोल लेते हो, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके फुल फॉर्म आते हैं एग्जाम में, ठीक है, जो हमारे कंज्यूमर के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें जैसे सीसीसी है, सीसीसी कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, ये दिल्ली में है, ठीक है, ये कंज्यूमर के लिए काम कर रही है, ठीक है। इसके बाद सीसी है, कॉमन कॉज दिल्ली ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी जो एनजीओ वगैरह चला लेते हैं, ठीक है। वॉइस है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। वो ये सब क्या है, ये आपके एनजीओज हैं, ठीक है। ये वॉइस जो है ये इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आई है, ये भी आपकी दिल्ली में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सीपीसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अहमदाबाद, ये अहमदाबाद में है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अहमदाबाद में। कट्स है आपका कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, ये आपका इंटरनेशनल है ये, ठीक है, इंटरनेशनल काम करती है CUT, ठीक है। ये आपका इंटरनेशनली काम करती है CUTs। और ये है आपका CGSI, ये है कंज्यूमर गाइड सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं ये, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर राइट्स में आपका क्या आएगा, कंज्यूमर राइट्स में आप प्रोटेक्ट कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करोगे। इसमें कुछ एक्ट्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एक्ट्स हमारे इसमें आए हैं वो इसमें है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना था, जिसे हम बोलते हैं कोपरा, COPRA, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एक्ट, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कोपरा, हम इसे बोलते हैं। ये 1986 में आया था, एग्जाम में आ जाता है ये, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया था, 3 टायर मशीनरी बनाई थी। 3 टायर मशीनरी मतलब कि 3 लेवल पे आपको काम करना है। 3 लेवल पे आपके पास क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम पे होगा, स्टेट कमीशन पे होगा और नेशनल कमिश्नरी होगा, ठीक है। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट पे एक ऑफिस बैठेगा जो क्या छोटे मोटे केसेस को सुलझाएगा, उससे फिर आपका स्टेट पे जो उससे थोड़े बड़े केसेस को समझाएगा, और जो बहुत बड़े केसेस को जैसे कि जो बहुत ही बड़े लेवल के
के हैं वो हमारा नेशनल कमिश्नरी वाले सुलझाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 3 जो आपकी 3 टायर मशीनरी हैं ये हम करते हैं। जैसे कि ये आपके 1-2 लाख के तक के जो फ्रॉड है वो करेंगे, या आपके 6-7 लाख तक के फ्रॉड करेंगे, या आपके 10 लाख से ऊपर के फ्रॉड करेंगे। इस तरीके से इनकी कोई रेंज भी है, ठीक है। फिर है आपका CGRM। CGR में क्या है, कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मशीनरी, ठीक है। रिड्रेसल मशीनरी, ये आपकी इनकी फुल फॉर्म याद करनी है आपने, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। DCDRE डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, ठीक है, ये आपके सब गवर्नमेंट के हैं। SCDRC स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है। CCPC सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। NCDRC नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है। CWCF कंज्यूमर वेलफेयर फंड्स, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ हाइट, और इसके अंदर ना एक और ये एक्टिव, इसकी कई बार ये एक्ट का ईयर आ चुका है ये एग्जाम में। द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1976, ठीक है। ये भी हमारे क्या है, कंज्यूमर के अंदर एक्ट है जो ये बताता है कि कितना आपके प्रोडक्ट्स में कितना जो है कम से कम वेट या मैक्सिमम वेट आपको रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1976, ठीक है। तो ये कंज्यूमर एक्ट्स हैं। इसके बाद जो कंज्यूमर एक्ट्स है वो है कोपरा, ठीक है। यही कोपरा वाला है, ये बस अभी 2019 में या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ही दोबारा से रिफॉर्म हुआ है, ठीक है। न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है, ये आपका आया है 2022 में, नया बन के आया है 2019 में, और 22 में ये नया अप्लाई हुआ है, लॉन्च हुआ है 22 में, ठीक है। बना ये 19 में था और लॉन्च हुआ है 2022 में। तो वही है, इसमें भी इन्होंने बोला था कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, जैसे नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। इसके बाद रूल ऑन ई कॉमर्स, इन्होंने एक तो ये चीज़ भी ऐड की है, इससे पहले वाले के जो नियम है उससे एक तो इन्होंने क्या किया है, रूल ऑन ई कॉमर्स अन वेलफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब ऑनलाइन जो चीज़ें बिक रही हैं उन पे भी काम किया है इन्होंने, ठीक है। पहले ऑनलाइन नहीं होता था तो वो था नहीं इसमें वाला प्रोविज़न, लेकिन अब ऑनलाइन भी शॉपिंग्स होने लगी है तो इन्होंने ऑनलाइन को भी ऐड इसमें किया है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2022 एक्ट इसके अंदर बनाया गया है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स का रूल्स 2020 एक्ट इसके अंदर बनाया गया। ऑनलाइन परचेजिंग पे है ये वाला एक्ट, जो मेन जो इन्होंने फोकस किया है उन्होंने ऑनलाइन परचेजिंग पे किया है कि उनका रिफंड कैसे करना है, रिटर्न करना है कैसे करना है, एक्सचेंज कैसे करनी है चीज़ को, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें कोपरा 1986 में कोई सेपरेट रेगुलेशन नहीं था, लेकिन इसमें एक सेपरेट रेगुलेशन है कोपरा 2019 में, ठीक है। CCPA बोलते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी टू बी इन्फॉर्म, ठीक है। मतलब ये है इसके अंदर अथॉरिटी जो क्या करेगी, आपको इन्फॉर्म करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर जो था हमने जो पढ़ा है ये पूरा कंज्यूमर इकोनॉमिक्स का है। इसमें से अगर आप देखो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, भले ही हमने बहुत फटाफट पढ़ा है ये और एक दिन में निपटा दिया एक में, लेकिन इसमें से राइट्स एग्जाम में खूब आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके गुड्स हैं ये आएंगे, मार्केट के टाइप्स आते हैं, इसमें से परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में से आता है एग्जाम में। इसके अलावा इसके जो 4 P's और 4 C's हैं ये एग्जाम में आते हैं। ये बंडलिंग वाला आता है, प्राइस बंडलिंग, प्योर बंडलिंग और आपका मिक्स्ड बंडलिंग, ये आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और आपका मार्जिनल यूटिलिटी, हाँ ये थ्योरी तो कई बार आई है एग्जाम में, ठीक है। ये आपके कंज्यूमर बिहेवियर की दोनों थ्योरी एग्जाम में आई हुई हैं, ठीक है। तो भले ही आपको लग रहा होगा कि कम है, पर कम नहीं है, इसमें बहुत कुछ हमने आज इम्पोर्टेंट डिस्कस किया है, ठीक है। इसमें कंज्यूमरिज्म आता है, आपका ग्रीन कंज्यूमरिज्म एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशन के हमने फुल फॉर्म पढ़े हैं, ये फुल फॉर्म में से कोई भी फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे वॉइस की कई बार आई हुई है। और जो कोपरा वाला 2020 एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हर साल बनते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। लेकिन आज हमारा जो है FRM वाला पोर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट से या तो HD स्टार्ट करेंगे या फिर एक्सटेंशन वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो कि आप पहले एक्सटेंशन पढ़ना चाहते हो या फिर HD पढ़ना चाहते हो। तो जो भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बता दीजिएगा, मैं वही स्टार्ट कर दूँगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।